दोस्तों, तो आज हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये दिल्ली का पहला मुस्लिम सल्तनत थी गुलाम वंश। जब कहते हैं ना कि जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का शासक बना? दिल्ली का शासक बना। तो आज हम यही पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के शासन के बारे में। और उसके बाद जो जो भी इसके बाद शासन किया दिल्ली पर जिन्होंने, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। छोटी सी क्लास रहेगी लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास रहेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गुलाम दास और ममलुक वंश, ये सारे एक ही नाम है। ये गुलाम वंश कब तक रहा? 1206 ईस्वी से लेकर 1290 तक गुलाम वंश रहा। ठीक है, चलिए देखो, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का राजा बना, जिसने जिसने 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी। अच्छा, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। गुलाम वंश का अगला राजा कौन था? इल्तुतमिश था। ये गलत लिखा हुआ है, मिसप्रिंट हो जाती हैं चीजें, ये इसको टिक कर लेना। इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश बना, जो कि 1210 से 1236 तक राजा रहा। कब से कब तक राजा रहा? 1210 से लेकर 1236 तक इल्तुतमिश राजा रहा। देखो, गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। उसने 1206 में इसकी स्थापना की। उसके बाद 1210 से लेके 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश ने दिल्ली पर शासन किया। और इसके बाद स्कंदिल गद्दी पर बैठा, जो एक कमजोर शासक था। उसके बाद 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी। अब देखो, जो रजिया सुल्तान थी वो एक स्त्री थी। ठीक है, तो 1236 से लेकर 1240 तक उसने शासन किया। उसने 4 साल तक शासन किया। यह भारत की प्रथम महिला शासिका थी। इसके शासक बनने पर सभी लोगों ने, ज्यादातर, सभी लोगों को तो नहीं कह सकते, ज्यादातर लोगों ने ऐतराज किया था, इसका विद्रोह किया था कि एक लड़की सल्तनत यानी सुल्तान कैसे हो सकती है। उसमें बहुत सारी कमियां भी थी, मतलब वो औरतों की तरह नहीं रहती थी। वो अब मर्दों की तरह वेशभूषा रखती थी, उसके विचार अलग थे, वो अलग तरह से राज्य चलाती थी। इस वजह से लोग उसके विरुद्ध थे। देखिए, हम पढ़ लेते हैं रजिया बेगम के बारे में थोड़ा सा। जब रजिया सुल्तान, जिन्हें अक्सर रजिया बेगम कहा जाता है, दिल्ली के सिंहासन पर बैठी, तब समाज की प्रतिक्रिया मिश्रित, काफी हद तक विरोधपूर्ण थी, यानी विरोधात्मक थी, मतलब उसके खिलाफ थे लोग। यह घटना दिल्ली सल्तनत काल की एक लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही, ये जानना है। अब लोगों की किस किस आधार पर लोग इससे विरोध में थे, वो चीजें हम पढ़ेंगे। देखिए, देखो, तुर्की के अमीर भी इसके खिलाफ थे, जो उच्च वर्ग के विरोधी थे। देखो, रजिया सुल्तान के शासन को सबसे ज्यादा विरोध तुर्की अमीरों ने किया, जो नॉवेल्स पढ़ने से हमें पता चलता है। उन्हें यह पसंद नहीं था कि एक महिला उन पर शासन करे। वे चाहते थे कि सत्ता उनके नियंत्रण में रहे। जो तुर्की लोग थे वो चाहते थे कि जो शासन वो बेगम कर रही है वो उनके अधिकार में रहे। और वो ये नहीं चाहते थे कि कोई स्त्री उनकी कहते ना, नाक की बात आ गई कि भाई कोई स्त्री हम पर हुक्म कैसे चला सकती है। तो तुर्की लोगों को इस चीज से सबसे ज्यादा वो था, ऐतराज था कि एक महिला की हम पर हुकूमत कैसे कर सकती है, हम किसी महिला की कैसे बात मान सकते हैं, मतलब हुक्म कैसे चला सकती है कोई महिला हम पर। दूसरा था जनता का समर्थन। दिल्ली की आम जनता ने रजिया को काफी हद तक स्वीकार किया, क्योंकि वे न्यायप्रिय और सक्षम शासक थी, और उन्होंने जनता के हित के फैसले लिए थे, जिससे लोगों में उनका सम्मान बढ़ा। धार्मिक सोच का प्रभाव देखिए, अब उनकी धार्मिक सोच क्या थी रजिया सुल्तान की? उस समय समाज में यह धारणा थी कि महिलाओं को शासन नहीं करना चाहिए।
महिलाएं घर के काम करती ही अच्छी लगती हैं। वो जैसे आज का दौर में कुछ लोग हैं ऐसे जो चाहते हैं कि औरतें आज भी सिर्फ घर में बंद कर रहें और बाहर ना निकलें, बाहर काम करने ना जाएं, लेकिन उस टाइम तो और भी बंदिशें थी और वो चाहते थे कि इसलिए कुछ धार्मिक वर्गों और कट्टरपंथियों ने, यानी जो कट्टरता से, बहुत ही कठोरता से इस चीज का अनुमान वो करते थे, मतलब इस चीज को मानते थे कि उन्होंने उसके शासन का विरोध किया, रजिया सुल्तान के शासन का, क्योंकि एक स्त्री खाना बनाती हुई अच्छी लगती है, सिंहासन पर बैठी हुई अच्छी नहीं लगती, ये उनकी उस टाइम सोच थी। पुरुषों जैसी वेशभूषा का व्यवहार, रजिया सुल्तान पर्दा प्रथा नहीं मानती थी और पुरुषों की तरह दरबार में बैठती थी, सेना का नेतृत्व करती थी। यह बात भी लोगों को चौंकाने वाली थी। इस बात से भी लोग चौंकते थे कि रजिया सुल्तान जो कि एक स्त्री है, स्त्री जैसी वेशभूषा ना पहन के वो मर्दों जैसी वेशभूषा पहनती है और मर्दों जैसे ही कार्य करती है। तो इस चीज से भी लोग थोड़े से उसके विरोध में चले गए। राजनीतिक षड्यंत्र और विद्रोह, लगातार विद्रोह के कारण उनके खिलाफ साजिशें रची गई और अंततः उन्हें सत्ता से हटा दिया गया। निष्कर्ष क्या निकलता है इस चीज से? रजिया सुल्तान का शासन उस समय के समाज के लिए एक बड़ा बदलाव था। आम जनता ने उन्हें सराहा, लेकिन शक्तिशाली जो वर्ग था, जो उनसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, अमीर और दरबारी, उनके खिलाफ रहे और उन्हें यही उनके पतन का मुख्य कारण बना। अब देखियो, रजिया सुल्तान ने भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया से शादी कर ली और अल्तुनिया रजिया बेगम हरियाणा होते हुए जब दिल्ली वापस लौट रहे थे, तब जो रजिया बेगम का भाई है बहराम, उसने ही 13 अक्टूबर 1240 को कैथल में दोनों का कत्ल कर दिया। रजिया बेगम का मकबरा कैथल में स्थित है। इसके बाद बहराम 1240 से 1242 तक राजा रहा, मतलब उसने जब 1240 में अपनी बहन की मृत्यु कर दी, हत्या कर दी, तो उसके बाद वह शासन पर बैठ गया और 1240 से लेकर 42 यानी 2 साल तक उसने शासन किया। उसके बाद आया बलवन का, गुलाम वंश का शासक जो था बलवन, उसका राज। देखते हैं क्या कहते हैं, इन्होंने क्या किया। बलवन ने 1286 से लेकर 88 तक राज्य किया। 1263 ईस्वी में बलवन दिल्ली का सुल्तान बना। इससे पूर्व वह हासी का इक्केदार था। इससे पहले वो हासी का क्या था? इक्केदार था। जब दिल्ली का साम्राज्य वो बना, सम्राट वो बना, सुल्तान वो बना, उससे पहले वो क्या था? हासी का इक्केदार था। और 1265 में बलवन ने हरियाणा के लगभग सभी वन कटवा दिए। बताओ, बलवन ने क्या किया? हरियाणा के सारे वन कटवा दिए। इसके बाद 1265 ईस्वी में बलवन ने एक विशाल सेना के साथ आक्रमण करके मेवातियों को पराजित किया। नसरुद्दीन मोहम्मद जो 1246 से 1266 तक राजा रहा था, वह एक पागल और कमजोर राजा था। इस समय बलवन ही काल संभालता था और बलवन के समय मेव जाति के जो लोग थे वो आक्रमण कर रहे थे। 13 शताब्दी में बलवन ने गोपालगिरी दुर्ग बनवाया। किसने बनवाया गोपालगिरी का दुर्ग? क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि गोपालगिरी का दुर्ग किसने बनवाया, तो बलवन ने बनवाया, जो हरियाणा के गुरुग्राम यानी गुड़गांव, गुरुग्राम जो भी आप कहते हो, उसमें स्थित है। ठीक है, तो ये था छोटा सा गुलाम वंश जो आज हमने पढ़ा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और कल अगर हो सका तो जितना मैंने हिस्ट्री यहाँ तक पढ़ाई है उसके मैं क्वेश्चंस लेके आ सकती हूँ या फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।